अस्सलामुअलैकुम। ये बेटा हमने एंटी टेस्ट के जो आपको क्वेश्चन आंसर बताए थे उसमें 32 तक हो गया था। अभी हम 33 क्वेश्चन करेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपको तमाम ऑप्शन के बारे में बताते हैं। आपने भी जब इसको अटैम्प्ट करना है तो आपको तमाम ऑप्शन पता होने चाहिए। जब तमाम का आपको पता होगा तो फिर आप एक ऑप्शन को आप करेंगे, टिक करेंगे, हाईलाइट करेंगे, डार्क करेंगे, जब आप उसके बारे में जानते होंगे। अभी देखिए 33 हमारे पास क्या है, द ऑर्गेनिजम्स इंटरैक्शन मे बी इन द फॉर्म ऑफ, यानी कि इंटरैक्शन आपस का उनका ताल्लुक़ किस तरीके से होता है। आपस का ताल्लुक़ जैसे कि हमारा ताल्लुक़ है आपस के ताल्लुक़ से। इंटरैक्शन का मुराद क्या है, जैसे हमें प्लांट क्यों ज़रूरी है हमारे लिए, इसलिए कि हमें उनसे ऑक्सीजन चाहिए, हमें उनसे फूड चाहिए। एनिमल क्यों ज़रूरी हैं, हमें उनसे मिल्क चाहिए, हमें उनसे एग चाहिए, हम उनका मीट यूज़ करते हैं। तो इंटरैक्शन का मतलब ये है, यानी कि इंटरैक्शन में अब आपस में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हो सकती हैं एक जानदार के दूसरे जानदार के दरमियान, जिसकी वजह से कि ज़िंदगी हमारी रवां दवां है। उसमें पहले इन्होंने क्या बताया है, पहला आपको बताया है प्रीडेशन। प्रीडेशन का मीनिंग आपको पता होना चाहिए, एक्ट ऑफ द ईटिंग और किलिंग ऑफ एनिमल, यानी कि एक एक्ट के किस तरह से उसको खाना है और किस तरह उसको किल करना है। हर एक का अपना अपना तरीक़ाकार है। अगर बहुत सारे लाइन्स हैं तो उनमें से एक लाइन बहादुर है और एक जो है उससे थोड़ा सा कम है। शेर है और शेरनी है, तो उनमें से कौन ज़्यादा है। और फिर सबकी जैसे हमारी अपनी अपनी एबिलिटी है, तो हम सब इंसान, लेकिन हम में से कोई हार्ड वर्कर है, कोई मेहनती है, कोई शार्प है, इस तरीके से। तो इसका मायना ये होगा, ठीक है, समझ आई बात। क्या मायना होगा, प्रीडेशन का मतलब एक्ट ऑफ ईटिंग और द किलिंग, एक तो ये होना चाहिए। बी में क्या है, म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म का मतलब ये होता है दो के दरमियान आपस का ताल्लुक़, जिससे कि वो एक दूसरे के साथ रहते हैं, एक दूसरे से फ़ायदा उठाते हैं। एक तो होते हैं एक दूसरे से फ़ायदा उठाते हैं, एक दूसरे से फ़ायदा उठा के उसे नुकसान पहुंचाता है। तीसरा वो है फ़ायदा उठाता है लेकिन नुकसान नहीं पहुंचाता। और एक ये है कि जो एक दूसरे से अगर अलग हो जाते हैं तो ज़िंदा रह सकते हैं। और एक पेयर ऐसा है कि जो एक दूसरे के साथ ही ज़िंदा रहेगा, अलग ज़िंदा नहीं रहेगा। तो इसमें देखो दूसरा क्या है, इसके बाद क्या है, पहला हमने आपको बता दिया, दूसरा बता दिया। अभी तीसरा क्या है, इसमें कंपटीशन। कंपटीशन तो हर एक में होता है। कंपटीशन जानवरों में भी है कि दो एनिमल हैं, उन्हें डाइट चाहिए, उन्हें खुराक खानी है। अब सामने कोई हिरन का बच्चा है, दो लाइन है, तो उनमें से जो एक तेज़ होगा वो जल्दी दौड़ेगा और जाके उसको कैच कर लेगा, उसको किल कर देगा और उसको खाना शुरू कर देगा। तो मीन्स क्या, इसमें क्या है, इंटरैक्शन में ऑल दीज आ जाएगा, तमाम तरीक़ेकार इंटरैक्शन में लागू होते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 है। 34 में आपको क्या बताया है कि 34 में आपको ये बताया कि अबाउट 53.1% ऑफ करंटली नोन स्पीशीज़ ऑफ द ऑर्गेनिज्म आर, यानी करंटली 53%, 53 बड़ी तादाद है, यानी पूरा हाफ हो गया 100 का। ये इसमें कौन से हैं जो 53% आते हैं, 53 में इंसेक्ट्स हैं। इंसेक्ट्स अबाउट, इसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म में स्पीशीज़ में इंसेक्ट्स की सबसे ज़्यादा हमारे पास स्पीशीज़ होंगी, ठीक है बेटा। इसके बाद एनिमल्स आपको मालूम है, एनिमल के बाद क्या, प्लांट्स आप जानती हैं। फिर प्लांट्स के बाद क्या है, इनवर्टिब्रेट आप जानती हैं। इनवर्टिब्रेट्स में क्या आ जाते हैं, जिनकी बैकबोन नहीं होती, वो इनवर्टिब्रेट्स में आ जाएंगे। 35 क्वेश्चन क्या है, आ सीरीज ऑफ हाइपोथेसिस सपोर्टेड बाय द रिजल्ट ऑफ मैनी टेस्ट इज कॉल्ड द। हाइपोथेसिस के बाद क्या बनता है, जब हाइपोथेसिस कंफर्म हो जाता है तो उसके बाद क्या होता है, ये आपने साइंटिफिक मेथड पढ़े होंगे। उसके बाद बेटा थ्योरी होता है, तो उसके बाद थ्योरी आएगा, ये आपको सीक्वेंस याद रखना है। 36 में क्या है, द रीजनिंग फ्रॉम द जनरल स्पेसिफिक इज कॉल्ड द, यानी क्या होगा, जनरल स्पेसिफिक किसे कहा जाएगा। इसमें देखें आपको क्या दे रखा है, इसमें इंडक्टिव दिया हुआ है और थ्योरेटिकल दिया हुआ है, और फिर दूसरा क्या, साइंटिफिक दिया हुआ है, और फिर डिडक्टिव दिया हुआ है। डिडक्टिव सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, सबसे ज़्यादा स्पेसिफिक होता है। जनरल तौर पर यही होता है, डिटेक्ट करना, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करके उसका हल निकालना, डिटेक्ट करना, तो डिडक्टिव होगा। इसके बाद 37 में है, वन ऑफ द फॉलोइंग मूव्स फ्रॉम स्पेसिफिक टू द जनरल, यानी स्पेसिफिक से जनरल में कौन सी चीज़ जाएगी।
इसमें देखें डिडक्टिव रीजनिंग होगा, और क्या है इंडक्टिव, इसमें इंडक्टिव रीजनिंग होगा। ठीक है, इंडक्टिव रीजनिंग होगा, वो इसका आंसर होगा, वो इसमें आएगा। इसके बाद 38 है, ये आपको याद करनी है, वैसे ही ज़्यादा इसमें समझाने की बात नहीं है। द वर्चुअली इररिफ्यूटेबल थ्योरी इज टर्म्ड। ठीक है, इसमें आप ये देखिए हमने यहाँ आपको बता रखा है, इररिफ्यूटेबल मीन्स के एक्यूरेट। एक्यूरेट हमारे पास कौन सी होगी थ्योरी, इसमें देखें हमने बता रखा है एक्यूरेट जिसके बाद के बात पक्की हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है और माना जाने लगता है। मीन्स क्या है, इंटेलिजेंट गैस जो हमारे पास होगा वही लास्ट होता है, उसके बाद फिर उसे बार बार एक्सपेरिमेंट किया जाता है, फिर लॉ बन जाता है, वो है हाइपोथेसिस। ठीक है, हाइपोथेसिस मीन्स क्या है, इररिफ्यूटेबल यानी एक्यूरेट, बिल्कुल सही जो होगा वो हाइपोथेसिस होता है। इसके बाद है इंसेक्ट्स पेट्स ऑफ द क्रॉप विच हैज़, क्या होगा, वीकन द प्लांट एंड रिड्यूस द यार्ड कैन बी, यानी ऐसे कौन से फसलों वाले कीड़े हैं, फसल के कीड़े हैं जो कि यार्ड को कम कर देते हैं और बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा यानी पैदावार कम हो जाती है, एंड कैन बी कंट्रोल्ड बाय यूजिंग, और उन्हें कंट्रोल किया जाता है किस चीज़ का इस्तेमाल करके। देखिए पेस्ट है तो हमारे पास क्या होगा, पेस्टिसाइड होगा। इंसेक्ट है तो इंसेक्टिसाइड होगा। ठीक है, और कोई वायरस है तो वैक्सीनेशन होगी, कोई बैक्टीरिया है तो वैक्सीनेशन होगी, और कोई अगर ऐसी डिजीज़ है जिसकी रेडिएशन है तो रेडिएशन होगी, रेजिस लगाई जाएंगी। तो यहाँ क्या देखें आप मेन बात याद रखेंगे, यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, ये देखिए पेस्ट दे रखे हैं ना, ये रहे पेस्ट्स, इंसेक्ट पेस्ट्स, तो क्या है बायो पेस्टिसाइड। ठीक है, पेस्टिसाइड उसमें आएगा, ओनली हमारे पास पेस्ट ना होता, इंसेक्ट होते तो इंसेक्टिसाइड आता। नाउ वन ऑफ द टेक्निक डेवलप्ड बाय लुइस पास्चर and used for the preservation of the milk and milk product, मिल्क या दूध को या उसकी कोई भी प्रोडक्ट है उसको प्रिजर्व करने के लिए लुइस पास्चर ने कौन सी टेक्निक निकाली थी। अब देखिए उसका नाम है लुइस पास्चर, तो सारा वो क्या करेगा, वो पास्चराइजेशन अपने नाम से ही उसको मंसूब कर देगा, और ये इसकी टेक्निक थी। वैक्सीनेशन आपको मालूम है कि उसको बैक्टीरिया वायरस को किल करने के लिए होता है। इसके बाद हमारे पास फिजियोथेरेपी है, वो तो बोन्स वगैरह के ट्रीटमेंट के लिए रेजिस के साथ होता है, और इम्यूनाइजेशन तो इम्यून सिस्टम को इंक्रीज़ करने के लिए होता है। तो ये क्या है, ये भी इसमें नहीं आएगा, बल्कि इसमें पास्चर ने किया था। तो पास्चर ने क्या किया था, उसने अपने नाम के साथ इसको मंसूब कर दिया था और उसे पास्चराइजेशन कहा गया था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास इम्यूनाइजेशन with the attenuated means क्या, कम करना। ठीक है, attenuated means कम करना। कल्चर ऑफ द बैक्टीरिया इज कॉल्ड, जिससे कि बैक्टीरिया का इफ़ेक्ट कम कर दिया जाता है बॉडी पर, एनिमल पर या प्लांट पर, वो क्या चीज़ है, वो बेटा वैक्सीनेशन है। वैक्सीनेशन देखें, जैसे हमारे पास कौन से टाइफाइड की वैक्सीनेशन है, उससे क्या, टाइफाइड को ख़त्म करने के लिए, ये नहीं है कि टाइफाइड का कोई बैक्टीरिया अंदर नहीं जाएगा, अंदर जाएगा, लेकिन अंदर पहले से उससे ताकतवर बैक्टीरिया बैठा होगा जो उसको एक्टिव नहीं होने देगा और काम नहीं करने देगा, उसे वैक्सीनेशन कहा जाता है। तो हर वो डिजीज़ जिसकी वैक्सीनेशन होती है, तो ये समझ लें कि उससे ताकतवर ऐसा हमारे अंदर दूसरा बैक्टीरिया भेज दिया जाता है जो कि उसको एक्टिव नहीं होने देगा, और जो भेजा जाता है हमारी बॉडी में यानी वैक्सीन की जाती है वो हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाती है। इसके बाद है हाइड्रोपोनिक। देखिए हाइड्रोपोनिक उन प्लांट्स को कहा जाता है, पहले तो ये कि जो विदाउट सॉइल होंगे, ज़मीन पर नहीं उगाए जाते। ज़रा ज़मीन दिन ब दिन कम होती जा रही है और लोगों की आबादी बढ़ती जा रही है, घर बन रहे हैं, प्लॉटिंग होती जा रही है, तो अब प्लांट्स की तो बहुत ज़्यादा नीड है, ऑक्सीजन तो वहीं से हमें मिलेगा। तो इसलिए हाइड्रोपोनिक टेक्निक कौन सी टेक्निक होती है, जो एसेंशियल है नेचुरली और जिसको यूज़ किया जाता है, वो कौन सी टेक्निक है, किस लिए यूज़ किया जाता है, न्यूट्रिएंट्स के लिए, लाइट के लिए, सॉइल के लिए,
या कि कार्बन डाइऑक्साइड के। देखिए न्यूट्रिएंट्स के लिए हम खुराक हासिल करने के लिए हम अलग से पौधे लगाएंगे और वो पानी पर लगाए जाते हैं पौधे, इसलिए हाइड्रो मीन्स वाटर, इसलिए उसे तकनीक को हाइड्रोपोनिक कहा जाता है जी। इसके बाद 43 में क्या है हमारे पास, डिजीज़ कंट्रोल्ड कैन बी ब्रॉट अबाउट बाय। अब डिजीज़ किससे कंट्रोल की जाती हैं, किससे कंट्रोल की जाएंगे डिजीज़ को, क्या उससे प्रिवेंशन की जाती है यानी रोका जाता है, वैक्सीनेशन की जाती है, या क्या ड्रग का ट्रीटमेंट किया जाता है, या ऑल दीज है, ऑल दीज होगा, क्योंकि उसमें हम प्रिवेंशन भी करते हैं कि भाई आपने ये नहीं इस्तेमाल करना, ये गलत है, ये सही है, ड्रग भी साथ दी जाती हैं यानी दवाएं भी दी जाती हैं, और फिर उसकी वैक्सीनेशन भी कर दी जाती है, वो इसी में आती है। इसके बाद 44 में क्या है, डिजीज़ सच एज पोलियो। अब पोलियो है तो पोलियो भी किसके साथ होगा, देखें पोलियो का यहाँ हमने डिजीज़ आपको बता रखा है, इसी में नेक्स्ट की है, नेक्स्ट का है वो, यानी हमने बता रखा है आपको कि डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए डिजीज़ कंट्रोल्ड कैन बी ब्रॉड बाय, हमने अभी ये कर लिया, यानी कि ऑल दीज वैक्सीनेशन भी आएगा। नेक्स्ट में क्या है, डिजीज़ सच एज पोलियो, पोलियो वुपिंग यानी कि कफ, मीजल्स एंड मम्स कैन बी कंट्रोल्ड। अब देखिए इसमें हमारे पास क्या होगा, हमें ये पता होना चाहिए कि एक वो पोलियो तो आप जानती हैं बॉडी का एक पार्ट कोई ज़ाया हो जाता है, फिर वो वोपिंग कफ बहुत ज़बरदस्त किस्म की खांसी, काली खांसी होगी, मीजल्स खसरे को कहते हैं, मम्स जिसे आप कनफेड़ कहती हैं वो है कान के नीचे से जगह सूज जाती है वो कहलाती है। और ये किसके ज़रिए कंट्रोल होगी, ये भी कंट्रोल करने के लिए वैक्सीनेशन का इस्तेमाल किया जाएगा। फिर है प्लांट, प्लांट पैथोजेनिक, पैथोजेनिक का मीन्स देखें क्या होता है, हमने यहाँ आपको बता रखा है, डिजीज़ काजिंग फंजाई, ठीक है, अगर पैथोजेनिक फंजाई है तो डिजीज़ काजिंग फंजाई होगा, पैथोजेनिक बैक्टीरिया है तो वो भी होगा। पैथोजेनिक के मीन्स क्या है, काजिंग डिजीज़, तो प्लांट पैथोजेनिक फंजाई दैट वीकन द प्लांट एंड रिड्यूस द यार्ड, यानी फसल को, पैदावार को, यार्ड मीन्स पैदावार को कम कर देते हैं, एंड हैड ट्रेडिशनली बीन कंट्रोल्ड बाय यूजिंग, यानी किस चीज़ को, फंजाई है तो इसमें फंजीसाइड्स यूज़ किया जाएगा फंजाई के लिए, जैसे इंसेक्टिसाइड्स हमने आपको बताया, पेस्टिसाइड बताया, तो यहाँ क्या फंजीसाइड यूज़ होगा। इसके बाद वन ऑफ द फॉलोइंग फर्स्ट डेवलप्ड टेक्निक फॉर द वैक्सीनेशन। अब फर्स्ट डेवलप जो टेक्निक की थी वैक्सीनेशन की वो किसने की थी, एडवर्ड जेनर ने की थी, 1796 में की थी, ठीक है। और क्या इसने किया था, इसने स्मॉल पॉक्स और काउ पॉक्स जो हैं उनके लिए वैक्सीनेशन दरियाफ्त की थी, उनको ख़त्म करने के लिए, तो लिहाजा बाद में और वैक्सीनेशन भी बनती गई। 47 हमारे पास क्या होगा, द टेक्नोलॉजी फॉर द अचीविंग जेनेटिक एम, जेनेटिक एम की टेक्नोलॉजी क्या है जिससे कि जीन को आगे बढ़ाया जा सकता है, कौन सी टेक्नोलॉजी है जिससे जीन को बढ़ाया जाता है आगे, उस टेक्नोलॉजी का नाम बताएं। इम्यून तो आपको पता है सिस्टम को इंक्रीज़ करना। इसके बाद है बायो रेमिडिएशन, उसमें तो बायो का आ जाएगा पूरा, बायो में क्या हमारे पास क्या क्या आता है, लाइफ आ जाती है, एनिमल और प्लांट। वैक्सीनेशन आप जानती हैं। अब यहाँ क्या है, यहाँ क्लोनिंग होगा, ठीक है, जेनेटिक की अचीवमेंट के बिल्कुल हू बहू वैसा का वैसा पैदा करना जानदार, वो क्लोनिंग के ज़रिए होता है। फिर ये क्या है 48 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन रिप्रोड्यूस नेचुरली बाय क्लोनिंग, यानी क्लोनिंग के ज़रिए अपने आप बनना, अपने आप आगे बढ़ते जाना, वो कौन सी चीज़ होती है, क्या एनिमल होते हैं, क्या प्लांट्स होते हैं, क्या इंसेक्ट्स होते हैं, या बोथ प्लांट एंड एनिमल, ठीक है, प्लांट एंड इंसेक्ट्स। देखिए प्लांट, एनिमल, इंसेक्ट्स, तो क्या है इसमें, प्लांट और इंसेक्ट्स को वो ज़्यादातर यूज़ करते हैं। प्लांट किस तरह क्लोनिंग कर करके उन्होंने, जैसे फॉरेन कंट्रीज़ में उन्हें क्या, अगर भेड़ों की, शीप की ज़्यादा ज़रूरत है, क्लोनिंग से वो शीप बना लेंगे। जैसे चिकन है, मुर्गियां हैं, उनके बच्चे मशीनों से निकलते हैं, क्लोनिंग के ज़रिए वो भी इनकी नस्ल आगे चलती है, नेचुरली नहीं चलती है। फिर नीचे हमने आपको क्या बता रखा है, प्लांट्स फंजाए, ठीक है, फंजाए, प्लांट्स फंजाए क्या बना, क्या करेंगे, एंड द बैक्टीरिया एट्सेट्रा, उसमें फंजाए और बैक्टीरिया ये सब आ जाते हैं, यूज़ होते हैं, जिससे कि ये सारे प्रोसेस होते हैं और जिससे कि आगे ये प्रोसेस चलता है
और प्रोसेस से क्या होगा, नेचुरली क्लोनिंग हो जाएगी, यानी प्लांट जो है नेचुरली आगे बढ़ेगा और पूरा कंप्लीट पौधा बन जाएगा। थोड़ा सा उस पर काम करना पड़ेगा, फिर वो कंटिन्यू अपना काम करेगा। और ऐसे बहुत सारे इंसेक्ट्स भी बनाए जाते हैं और बहुत सारे एनिमल भी बना लिए जाते हैं। तो ये है क्लोनिंग का वो प्रोसेस, जिससे कि हूबहू वैसा ही ऑर्गेनिज्म पैदा कर लिया जाता है। अच्छा बेटा, ये देखिए हमने एंट्री टेस्ट के कुछ क्वेश्चन आपके लिए निकाले हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको हेल्प देंगे और आपको इन क्वेश्चन के बारे में आसानी से पता चलेगा। तो हमने वो निकाले हैं जो हमने पढ़ा है, इसके मुतालिक जो क्वेश्चन हमने वो क्वेश्चन निकाले हैं। आप ये देखें कि यहाँ पर जो ईज़िली आप समझ सकते हैं, हमारे पास ये क्वेश्चन है बायोलॉजी का 72 क्वेश्चन। इन द बॉटनिकल नेम ऑफ द वीट, ट्रैटिकम इज़ ऑफ वीट, यानी ये क्या है जो इन्होंने बताया कि ट्रैटिकम क्या है। इसके लिए देखिए हमने नॉलेज के लिए आपके लिखा है। एक तो ये कि इस तरह की जो इंग्लिश लिखी जाएगी ऐसे स्पेल से, उसे क्या कहेंगे, इटैलिक टाइप कहेंगे, यानी इटालियन तरीका होगा, इटैलिक टाइप। फिर हमने आपको ये बताया कि जैसे ब्रासिका कंपेसिटर्स ये पूरा नाम है, राना टिग्रीना ये पूरा नाम है। तो हमें इसमें ये वाली बात याद रखनी है कि नाम का पहला अल्फ़ाबेट जो होगा, यानी पहला जो है ना, ये पहला नाम। बायनोमियल नॉमेनक्लेचर में आप ये याद रखेंगी, जब भी आपको कोई भी एंट्री टेस्ट का क्वेश्चन आएगा तो अमूमन ये एक लाजमी सवाल होता है, इनमें आता है। तो आप याद रखें कि दो नामों से मिलके एक नाम बना होगा। जैसे कि हमने नाम लिया ब्रासिका कंपेसिटर्स, ठीक है, और राना टिग्रीना, जो दो से मिलकर बना होगा तो याद रखें कि पहला जीन होता है और दूसरा स्पीशीज़ होता है, ठीक है। पहला जीन होगा और दूसरा स्पीशीज़ होगा। अब दोनों को जब मिला के पूरा नाम बनता है तो एक तरीका, एक रूल है, आपने याद रखना है कि जीन का फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, बाकी कोई लेटर कैपिटल नहीं होगा। जीन का फर्स्ट लेटर कैपिटल हो गया, इसके बाद स्पीशीज़ का फर्स्ट लेटर स्मॉल होगा। तो आपको कोई नाम दिया जाए और पूछा जाए ये जीन है या ये स्पीशीज़ है, तो आप पहले उसका फर्स्ट जो है लेटर देख लें। अगर कैपिटल है तो वो जीन है, और अगर वो स्मॉल लेटर दिया हुआ है तो वो स्पीशीज़ है, ठीक है। इसमें ये बातें हमें आपको बतानी थी। एक तो ये क्वेश्चन हो गया, कोई भी आएगा आप आसानी से लिख देंगी कि फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, और उसके बाद क्या है, स्पीशीज़ का फर्स्ट लेटर ऑलवेज स्मॉल, ठीक है। स्पीशीज़ का फर्स्ट लेटर ऑलवेज स्मॉल, और ये नंबर 2 पर आएगा। नंबर 1 पर जीन आ जाएगा और नंबर 2 पर क्या स्पीशीज़ आ जाएगी। जैसे इसका नाम क्या है, ट्राइटिकम, और ये एस्टिवियम। ये क्या, ट्राइटिकम ये जीन है और ये स्पीशीज़ है। इसका पहला ये कैपिटल है और इसका पहला ये हमेशा स्मॉल होगा। ये रूल है, ये आपने याद रख लेना, ठीक है। इसके बाद देखें अब, यानी कि हमें इसमें टिक क्या करना था, उन्होंने यहाँ पूछा था कि क्या आएगा। अब कैपिटल देखा आपने, कैपिटल, कैपिटल मीन्स क्या है, ये क्या है, ये है जीन। अब ये देखिए हम यहाँ ये जीन को टिक कर देंगे, ये रहा जीन, ठीक है, इसको टिक कर दिया हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, वो ये कह रहे हैं आपको, द डायग्राम रेफर टू सम सब्सटेंसेस फाउंड इन द प्लांट सेल। प्लांट सेल में इनमें सब कुछ सब्सटेंसेस होती हैं। अब देखते हैं क्या है, विच एरिया ऑफ द डायग्राम, डायग्राम का कौन सा हिस्सा है, रिप्रेजेंट्स जो जाहिर कर रहा है द एंड प्रोडक्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के एंड प्रोडक्ट को। अब सबसे पहले तो आपको फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन आनी चाहिए। देखिए हमने लिखी है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड प्लस वाटर combine to produce the glucose and the 6 molecule of oxygen, यानी कि ये वो ऑक्सीजन है जो हमें नीड होती है, हमें मिलती रहती है, और साथ ग्लूकोज बनता है। अब उन्होंने कहा कि फिगर में बताया कौन सा एरिया है जहाँ फोटोसिंथेसिस कंप्लीट हो रहा है। हमें पता है कंप्लीट यहाँ पर हो रहा है, ग्लूकोज का और ऑक्सीजन का बनना, समझो कि रिएक्शन कंप्लीट हो गया। अब हम फिगर में ढूंढते थे कि फिगर को आप यूँ चेक करें, ऐसे ढूंढने का तरीका आपने यूँ ही एग्जाम में करना है, दिमाग अपना हाजिर रखना है। देखिए ये कॉलम और ये कॉलम, दोनों सर्किल्स को ये मिल रहा है ओनली ये ए, ठीक है, ए मिल रहा है। लेकिन हम देखें उन्होंने कहा रिएक्शन का लास्ट पॉइंट, हम जानते हैं लास्ट में ग्लूकोज और ऑक्सीजन बन रहा है, इसमें तो कार्बन डाइऑक्साइड और ग्लूकोज है। हमने दोनों चेक कर ली, अब हम ये दोनों चेक कर लेते हैं। ये देखिए क्या है, इसमें क्या है, सी ग्लूकोज और ऑक्सीजन, ग्लूकोज और ऑक्सीजन। देखिए ये रहा ग्लूकोज और ऑक्सीजन, ये यहाँ पर बना, तो हमने क्या किया, इसको हमने टिक कर दिया, ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन, सी को टिक कर दिया, ये करेक्ट है। फ़र्ज़ करो ये भी ना होता तो हम क्या करते, तो हम इन दोनों को देखते, इन दोनों का ये है,
और ये भी ना होता तो हम तीनों को देखते कि तीनों कहाँ मिल रहे हैं, तीनों इसमें मिल रहे हैं, तो हमारे पास ये होता। ठीक है, आपने यूँ फिगर को समझना है और आपने फिगर को बयान कर देना है। इसके बाद हम और आपको दूसरे पेपर में बताते हैं कि इससे और जो दूसरा पेपर है उस पेपर में क्या दिया हुआ है वो हम आपको बता रहे हैं इसी चैप्टर से रिलेटेड, या जो आप आसानी से कर सकें। इसके बाद आप देखिए, हमने अभी आपको ये बातें बताई, हमने नाइट्रोजन बेसिस बताई। नाइट्रोजन बेसिस 4 होती हैं। 4 कौन कौन सी हैं? एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, ये हमने बताई हैं आपको। ठीक है, अब यहाँ इन्होंने पूछा है विच न्यूक्लिक एसिड बेस आर पैरामाइडीन। पैरामाइडीन कौन सी बेस है? अब इसके लिए आपको थोड़ा सा इसके मुतालिक पता होना चाहिए, फिर हम इसको देखते हैं उन्होंने क्या हमें दिया है क्वेश्चन। आप सबसे पहले तो ये वाली बात याद रख ले, चंद हमने यहीं पर बातें लिख दी ताकि आपको याद रहें। डीएनए बेसिस कौन सी हैं? एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन। ठीक है, ये डीएनए बेसिस है। अब आरएनए बेसिस कौन सी हैं? एडेनिन, यूरासिल, ग्वानिन, साइटोसिन। आपको ये पता चला कि डीएनए की बेसिस ये 4 हैं, आरएनए की बेसिस भी 4 हैं, लेकिन द थाइमिन रिप्लेस्ड बाय यूरासिल इन आरएनए। यानी कि क्या होगा? थाइमिन रिप्लेस हो जाएगा, उसकी जगह यूरासिल आ जाएगा, तो वो क्या बन गई? वो आरएनए की बेसिस बन गई। एक तो आपने ये वाली बात याद रखनी है। फिर हम आपको ये बताएंगे कि देखिए जो पेयर है हमारे पास, पेयर हमने अभी आपको जिक्र किया, तभी हमने साथ ये क्वेश्चन भी आपको दिखा दिया है कि हमने जिक्र किया कि AT और CG, C भी गोल और G भी गोल 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 हैं, तो आप याद रखेंगे दायरा दायरा है उनका, तो हम याद रखेंगे। तो हमें अब क्या करना है, देखें हमें ये बात याद रखनी है कि इन दोनों के पेयरिंग का एक अलग अलग नाम है। यहाँ देखें, CT मीन्स साइटोसिन एंड थाइमिन पैरामाइडीन टाइप। ठीक है, ये पैरामाइडीन टाइप्स हैं। इसके बाद AG एडेनिन और ग्वानिन, ये दोनों। ठीक है, ये यहाँ पर ये पेयरिंग होगी, पैरामाइडीन में पेयरिंग चेंज हो रही है। इसके बाद AG एडेनिन और ग्वानिन, ये क्या? प्यूरिन टाइप हैं। ये एक प्यूरिन टाइप है और एक पैरामाइडीन टाइप है। ठीक है, आपने याद रखना है। इसके बाद हमने यहाँ वही आपको बात बता रखी है कि यूरासिल नाइट्रोजन बेस ऑफ आरएनए रिप्लेस्ड बाय द थाइमिन। आरएनए की नाइट्रोजन बेस है ये यूरासिल, ये रिप्लेस करेगा थाइमिन को, उसकी जगह खुद आ जाएगा। ये क्या पेयरिंग है? 2 to डबल पेयरिंग होगा तो ये होगा। अभी यहाँ देखिए, यहाँ पर आपको कहा है कि न्यूक्लिक एसिड की बेसिस है और 3 बेसिस आपको दे रखी है, तो उसमें हमने यहाँ लिखा है 3 पैरामाइडीन बेसिस। जो 3 पैरामाइडीन है आप ये याद रखेंगे, साइटोसिन, थाइमिन एंड यूरासिल। ठीक है, 3 में क्या आ जाएगा? साइटोसिन, थाइमिन एंड यूरासिल, ये 3 में आएगा। समझ गए? न्यूक्लिक एसिड में ये चीज़ आएगी और यही आपको याद रखना है। देखिए बेटा, एक हम ये आपको बता रहे हैं, इसका क्वेश्चन जो कि आप आसानी से कर सकते हैं, इसे आप नोट कर लीजिएगा अपने पास। उन्होंने कहा बायोकेमिकल एनालिसिस ऑफ द सैंपल ऑफ डीएनए। डीएनए का एनालाइज किया जाए तो बायोकेमिकल शोज दैट इसमें साइटोसिन फॉर्म 40%। अब देखिए, आप मेरी बात को गौर से सुनिए। उन्होंने कहा साइटोसिन 40% है। अब आपको याद क्या रखना है? आपको याद ये रखना है कि पेयरिंग होती है, पेयरिंग में एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, ग्वानिन। ठीक है, साइटोसिन, ग्वानिन। अब हमें क्या दिया है? हमें उन्होंने कहा है कि साइटोसिन कितना है? 40% है साइटोसिन। अब आपने ये याद रखना है कि CG दोनों की शक्लें देखिए गोल है ना, गोल, ये देखिए गोल गोल दोनों मिलते हैं, दोनों हमेशा बराबर होंगे जितने भी हैं। 40 है तो 40, 30 है तो दोनों 30 होंगे, 60 है तो दोनों 60 होंगे। तो हमने सबसे पहले तो ये करना है, इन्होंने हमें साइटोसिन दिया, हमने ये सीक्वेंस लिख लिया पेपर में, ATCG एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, ग्वानिन, ये हमने लिख लिया। अब कौन सा में दे रखा है? साइटोसिन हमने लिखा 40। अब जितना साइटोसिन है उतना ही ग्वानिन है। कितना हो गया? ये भी 40 हो गया। 40 और 40 80 हो गया। बाकी रिमेनिंग 80 के बाद 100 में से कितने बचे? हमारे पास 20 बचे। तो 20 इन दोनों का बराबर होगा। 20 दिया तो एडेनिन और थाइमिन कितना? 10 है, यानी ये दोनों बराबर होते हैं और ये दोनों का % बराबर होता है। ठीक है, अभी देखें यहाँ पर एक क्वेश्चन में उन्होंने आपको क्या दे रखा है? उन्होंने ये कह रखा है कि साइटोसिन कितना? 26 है। जब साइटोसिन 26 है तो हमें मालूम है कि ग्वानिन भी 26 है, क्योंकि दोनों बराबर होते हैं।
ठीक है, जब ये दोनों बराबर हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसके बाद बाकी रिमेनिंग जो बच गए हमारे पास है 26 और 26 को प्लस कर लें। प्लस किया, हमारे पास जो बच गया वो क्या होगा, उसके 2 हिस्से करें बराबर, तो 24 इन्हें आ रहा है एडेनिन और थाइमिन को। इसी तरीके से यहाँ देखिए 28 और 28 दोनों एक जैसे हैं, और फिर ये 22 और 22 इन सबको प्लस किया तो 100, सबको प्लस किया 100, और यहाँ भी सबको प्लस किया तो 100 आएगा। 80 और 20 100 आएगा। समझ गए। अब आपने क्या याद रखना है, आपने ये याद रखना है जो भी एक आपको उन्होंने कंपाउंड दे दिया, जैसे यहाँ साइटोसिन दिया, फ़र्ज़ करें वो साइटोसिन ना देते, आपको कहते कि एडेनिन 40% है, तो आप क्या करते, आप एडेनिन 40 करते, थाइमिन भी आप 40 ही कर लेते। 40 और 40 80 हो जाता, तो 80 यहाँ आ जाता। बाकी हमारे पास 80 के बाद 100 बनाए तो कितना बचा, हमारे पास 20 बचा। 20 में से 10 ये हो जाता और 10 ये हो जाता। समझ गए। यानी आपने उस क्वांटिटी को करना है। अभी देखिए हमें यहाँ पता चल रहा है, उन्होंने कहा कि बताएं बाकी क्या है, तो ये रहा साइटोसिन उन्होंने दे रखा है, ये रहा साइटोसिन C40 है। तो अब हम ढूंढेंगे और क्या हमारे पास होगा। C40 अब पूछा क्या उन्होंने कहा ऑफ द नाइट्रोजेनस बेसिस विच परसेंटेज ऑफ द बेसिस इज एडेनिन की परसेंटेज बताएं क्या होगी। तो हमें एडेनिन की बतानी है, हमने साइटोसिन लिखा, हमने साइटोसिन के साथ गायनिन लिख लिया, ये रहा, लिख के हमने इसे पूरा कर दिया, ये 80 बन गया। बाकी जो बच्चे हमने बांटे और फिर हमने देखा भाई इन्होंने क्या पूछा है हमसे, इन्होंने एडेनिन पूछा, ये रहा एडेनिन। कितना हो जाएगा हमारे पास एडेनिन, 10% हो जाएगा। देखिए ये स्टूडेंट ने ये रॉन्ग किया हुआ था, देखिए ये रहा 10% हो जाएगा, मीन से 10% हो। ये टेक्निक है, यानी आपने गौर से बात को समझना है, टेक्निक है। आपने यहाँ से नोट कर लेना अपनी कॉपी पर, ये दोनों बराबर होते हैं, ये दोनों बराबर होते हैं, इनका सम दोनों का एक जैसा होगा, इनका एक जैसा होगा, लेकिन सबका सम कितना होगा, 100% होगा। तो आपने कैलकुलेशन कर लेनी है। मेरा ख्याल है आपको समझ आ गया होगा आसानी से। ये सवाल बार बार आया, डिफरेंट उन्होंने रेशो दिए हैं बदल बदल के, ये भी एंटी टेस्ट के ही रेशो हमने उठा के रखे हैं, लेकिन क्या आंसर हर सूरत में वही 100% होना चाहिए। फिर ये देखिए हम आपको नेक्स्ट वीडियो में जब तक यहाँ फैमिलीज़ तक पहुँचेंगे तो हम आपको बताएंगे, क्योंकि हम आपको क्वेश्चन की पहचान बता रहे हैं। आपने बेटा ये बात याद रखनी है कि एंटी टेस्ट के लिए आप जब वहाँ पंडाल में बैठे होंगे, बहुत स्टूडेंट्स होंगे वहाँ, बॉयज़ एंड गर्ल्स सब होंगे। आपने कंफ्यूज नहीं होना, आपने ये समझना है कि आपको सब कुछ आता है, अपने ऊपर यकीन रखना है और अपने दिमाग को हाजिर रखना है। खुदा से दुआ करनी है कि आपका दिमाग हाजिर रहे, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। घबराहट से कुछ भी हासिल नहीं होता, सिर्फ काम ख़राब होता है। तो इसलिए आपको हर एक क्वेश्चन को समझना है, और अभी से अगर एंटी टेस्ट के आप कुछ क्वेश्चन करके देखेंगे नहीं ना बेटा, तो फिर आपके लिए वहाँ पर वो न्यू होगा, तो आपको आएगा नहीं। आपने पेपर्स को करके देखना लाजमी, जो सवाल समझ नहीं आए, जो प्रॉब्लम समझनी है, MCQ समझनी है, उसको समझने की कोशिश करनी है। आप बेशक यहाँ मुझसे पूछ लीजिएगा, आपके पास कमेंट्स होंगे, कमेंट्स बॉक्स में आप कमेंट में पूछ सकते हैं, वहाँ पूछ लीजिएगा, ठीक है। और जिनके पास मेरा व्हाट्सअप नंबर है वो वहाँ से मालूमात कर सकते हैं। अभी आप ये देखें यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये हम एक पूरा फ्लोरल फार्मूले का, एक पूरे फ्लावर की कहानी आपको बता रखी है। इसमें हमारे पास क्या होता है, एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक, ये मेल एंड फीमेल। इसके बाद देखें क्या है, यहाँ पर कैलेक्स है, करोला है, एंड्रोशियम है, गाइनीशियम है। ये जो साइन दे रखा है आपको, ये साइन सुपीरियर और इन्फीरियर का हम आपको बताएंगे। इसके बाद देखेंगे के कैलेक्स है और ब्रैकेट के अंदर है, मीन्स फ्यूज्ड है, ठीक है। यहाँ पर क्या है 2 एंड +1, और ये 2 फ्यूज़ है और ये फ्री हैं। जो ब्रैकेट के अंदर है वो फ्यूज़ है, फ्यूज़ को क्या कहते हैं, गैमो कहते हैं फ्यूज़ को। ये फ्यूज़ हैं और ये क्या फ्री है, यानी गैमो अगर सेपल्स हैं तो गैमो सेपलिस है, और अगर पेटल है तो गैमो पेटलस है। तो ये बातें आपको थोड़ी सी हम याद करने को देंगे, आपने वो याद करनी है पहले, उसके बाद हम आपको बताएंगे। इसके बाद ये क्या है, कैलेक्स, करोला, एंड्रोशियम। देखें 9 हमारे पास क्या है, ये एंड्रोशियम में क्या होता है हमारे पास, सेपल, पेटल, स्टेमन, ठीक है, गैमो स्टेमनेट। अब स्टेमन है, फ्यूज़ है। अब ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास है, अगर कोई चीज़ हम टेबल के ऊपर रख देते हैं तो वो क्या होगा, हमने ऊपर रखी है, लाइन समझ ले, एक टेबल है, हमने इसको इसके ऊपर रख दिया है। जब हम ऊपर रख देंगे तो क्या होगा, तो वो सुपीरियर है, और अगर हमने उसको नीचे रख दिया तो वो क्या है, इन्फीरियर है। तो समझें कि ये जी टेबल के ऊपर रखा हुआ है, ये अंडरलाइन समझे एक टेबल है, इसको उठा के इसके ऊपर रख दिया तो ये सुपीरियर हो गया है। यहाँ पर ये 1 है, यहाँ पर देखें ये 2 है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ देखें 1 है, यहाँ पर देखें क्या है, ये
हमारे पास 1 दिया और ब्रैकेट में और भी दे रखा है अलग से, तो मीन्स ये क्या, ये अल्फ़ा यानी अनकाउंटेबल होता है। तो अब इसमें इसको समझने के लिए भी आपको वीडियोस को फॉलो करना है, अच्छे तरीके से देखना है। और अगर हम ये कहें कि नहीं एक ही तो क्वेश्चन है, कोई बात नहीं हम ना करें, तो नहीं, ऐसा नहीं होगा। हमें एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना। एक भी क्वेश्चन मिस करने से एक भी पॉइंट हमारा जाएगा तो उससे हो सकता है कि हमारी सीट हमारे हाथ से चली जाए। तो परवरदिगार सबको ज़ारे कामयाब करे। जो मेहनत करेगा वो कामयाब ज़रूर होगा। मेहनत कभी रायगा नहीं जाती है। तो आप इसी तरीके से आप गौर से समझते रहें। हम आपको जब समझाएंगे तो इंशाल्लाह आपको अच्छे से आ जाएगा। और बेटा अगर आपको समझ आया हो तो यकीनन आपने देखे हम आपके जब पढ़ाया आपको यकीनन किसी ने एक लफ्ज़ भी सिखा दिया तो वो आपका उस्ताद है, और उस्ताद का कहा मानते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। और कोई अगर आपको बात समझ ना आए तो कमेंट्स करें, या कोई टॉपिक की आपको नीड है तो आप बताएं, वो टॉपिक भी हम आपको पढ़ाएंगे। और इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला आपको कामयाब करेगा। 2 साल दे दें, मेहनत कर लें अपनी, जो फर्स्ट एंटर वाले और जो एंट्री टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं वो अपनी तैयारी जारी रखें। अल्लाह ताला उन्हें कामयाब करेगा। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।